नमस्ते, गुड इवनिंग, खुशामदीद। जयपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम खुला आकाश में हम फिर आपके साथ हैं, हम फिर एक साथ हैं। छोटे छोटे फासले, लंबी लंबी डगर, मैं चलता गया और आसान होता गया सफ़र। ठीक उसी तरह हमने खुला आकाश के हर कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाए। धीरे धीरे हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और हमारा सफ़र आसान होता गया। हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम दूरदर्शन जयपुर का ये प्रयास बेहद बेहद पसंद आ रहा है। और ऐसा यकीन ही नहीं है, आप लोगों के ख़त जो हमारे पास आ रहे हैं उनसे हमें फीडबैक मिल रहा है कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद ये प्रोग्राम साबित हो रहा है। 5 SQR टेक्निक्स में हम अब तक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखते आए हैं। आज की श्रृंखला में हम सीखेंगे सॉलिडिफिकेशन के बारे में, कैसे अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। कोई भी जब बात हम पहली बार शुरू करते हैं तो पहला प्रयास होता है, उसकी पुनरावृत्ति लगातार जब हम करते जाते हैं तो सॉलिडिफाई होती है, फिर उससे हमारी आदत बन जाती है, हमारा कैरेक्टर बन जाता है। इस बारे में क्यों ना हम उनसे डायरेक्ट मिलें और डायरेक्ट पूछें ज़्यादा डिटेल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पुनीत। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा जोशी एक बार फिर से खुला आकाश में आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सीमा जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, धारावाहिक खुला आकाश में हम सीख रहे हैं पढ़ने की, याद करने की वैज्ञानिक टेक्निक 5 SQR। आज हम उसी टेक्निक के अगले चरण के बारे में जानेंगे। उसके पहले कमलेश जी, हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से जितने स्टेप्स के बारे में हम सीख चुके हैं उनके बारे में फिर से बताइए। जी बिल्कुल। 5 SQR सिस्टम हमारे दिमाग की असीम शक्तियों को हम कैसे काम में ले सकते हैं, इसके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप समझाता है। और जिन स्टेप्स पे हम अब तक बात कर चुके हैं वो हैं सेट मतलब अपने मन को, मस्तिष्क को, शरीर को, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को तैयार करना पढ़ाई के लिए, और साथ ही साथ अपने पढ़ने के स्थान और समय को तय करना। इसके बाद हमने चर्चा की थी सेलेक्ट के बारे में कि किस तरह से लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने से लाभ होता है। साथ ही साथ हमने बात की स्टिमुलेशन के बारे में, जो तीसरा चरण है, कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को पढ़ाई के समय ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रखें। तब हमने बात की अगले चरण में स्ट्रक्चराइजेशन की, मतलब अगर तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक है, एक खास ढांचे में और स्ट्रक्चर में है, तो उसे याद रखना सरल, ईजी होता है। और इसी तरीके से इससे जो अगला स्टेप है 5 SQR का, उस स्टेप को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सॉलिडिफिकेशन, कमलेश जी, सॉलिडिफिकेशन से तो ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ सॉलिड करना। इस पढ़ाई में, जीवन में किस चीज़ को है जिसे हमें सॉलिड करना है, मजबूत करना है, तो ये कुछ हमें आप बताइए। हाँ जी सीमा जी, बिल्कुल। देखिए, सॉलिडिफिकेशन जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब है। जन्म से जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिकाएं जो हैं, वो बहुत ही फ्लैक्सिबल होती हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं ये तंत्रिकाएं जिस तरह के धीरे धीरे पैटर्न्स बनाती जाती हैं, जितने अधिक ताकतवर पैटर्न बनते हैं और वो पैटर्न धीरे धीरे सॉलिड होते जाते हैं, जिनसे हमारी आदतें, दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, हमारे सोचने के तरीके, वो सब कुछ तय होते हैं। तो जैसे जैसे ये न्यूरल पैटर्न्स सॉलिड होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एक खास तरह का व्यक्तित्व बनने लगता है। जैसे व्यक्ति हम होने लगते हैं, वैसे ही जीवन शैली हम अडॉप्ट करते हैं, वैसी ही आदतें होती हैं। तो जो हम पढ़ते हैं वो उसी अनुरूप में, मतलब उसका सीधा सीधा संबंध हमारी पढ़ाई से, हमारे जो पढ़ाई के रिजल्ट हैं उनसे, और जीवन में हम कितने सफल होंगे उनसे इसका सीधा सीधा संबंध होता है। तो अच्छी चीज़ें अगर अंदर जाके सॉलिड हो रही हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कमलेश जी, हम सभी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में पता नहीं चलता बचपन से कब कुछ गलत आदतें, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हों, खाना खाने से संबंधित हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत आदतें जाने अनजाने पड़ ही जाती हैं। उन आदतों को हम छोड़ सकते हैं, तो ये किस तरह से संभव होगा? बहुत अच्छी बात है, और हम सब इसके बारे में, हमारे सारे दर्शक जानना चाहते होंगे। वैदिक काल से ही इसके बारे में सोचा जा रहा है, और 5 वैदिक सूत्र हैं जो उस पर बड़ी मदद करते हैं। किसी भी आदत को हम बदल सकते हैं और ज़्यादा सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। और इन 5 आदतों में सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो पहला सूत्र दिया वो है स्वज्ञान। स्वज्ञान का मतलब हुआ कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं।
अगर तो हम ये मानते हैं मैं बस इतना सा हूँ, मैं बस यही कर सकता हूँ, या जो भी हमने अपने बारे में जान लिया है, अगर तो हम अपने स्व ज्ञान के दायरे को लगातार बढ़ाते चले जाएं, हम अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझते और जानते चले जाएं, तो ये पहला सूत्र है। जैसे हमें होता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा ये और ज़्यादा किया जा सकता है, तो ये स्व ज्ञान पहली सीढ़ी है। स्व ज्ञान के बाद जो दूसरी सीढ़ी है उसे हम कहते हैं स्वधारणा। स्वधारणा का मतलब होता है कि जीवन बहुत व्यापक है और बहुत कुछ है कर गुजरने के लिए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो है वो धारण करना होता है। जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा है कि धारती सह धर्म है, जो हमने धारण कर लिया है वही हमारा धर्म है। और धारण का मतलब जो हमने हमारे जीवन के लिए तय कर लिया है, मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मेरे को ये जन्म मिला है क्योंकि मुझे ये करना है, ये मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अपने मन पे, अपनी आत्मा पे इसको धारण कर लिया, ये मेरा धर्म है और ये मुझे करना है। तो पहले स्व के बारे में ज्ञान, उसके बारे में धारणा, यानी कि स्वयं के जीवन का एक उद्देश्य तय करना, जिसके बाद जो अगली बात है स्वचेतना। और स्वचेतना का संबंध है कि जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम कितने जागरूक होकर जीवन को जी रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम चल रहे हैं तो हमारे पाँव चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। हम दिन में जो है बहुत सा समय हम जागते होते हैं, लेकिन अंदर से हम सोए रहते हैं। तो हम कितने जागरूक हैं, हमारी चेतना, हम कितने जागृत हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना हम समझ रहे हैं, हमारे सेंसेस कितने एक्टिव हैं। तो स्वचेतना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसमें। और साथ ही साथ स्वचेतना के बाद जो अगला स्तर है, अगला सूत्र है, उसे कहते हैं स्व विचार। चेतना से जो फिर नीचे की सीढ़ी, उसको हम कहते हैं स्व विचार, कि हमारे जो विचार हैं वो कैसे हैं, और उनके विचारों से फिर पैदा होता है अगला सूत्र स्व कर्म, कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो स्वयं के बारे में हमारा ज्ञान, उसको हम लगातार बढ़ाते चले जाएं, अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। स्वधारणा, ना केवल जीवन बल्कि हर अगले मोमेंट के लिए धारण करना, कुछ लक्ष्य लेना, कुछ उद्देश्य लेना, अपनी चेतना का लगातार विस्तार करते रहना। अक्सर कोई भी आदत हमको जब हो गई है तो ये ध्यान रखें कि नहीं, मैं इससे बाहर जा सकता हूँ, इससे बड़े लक्ष्य को ले सकता हूँ, इससे बड़े काम को कर सकता हूँ, और अपनी चेतना को उसी तरफ ले जाएं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब ये भाव पैदा होता है तो आपकी चेतना सकारात्मक होकर के आगे बढ़ने लगती है। और ये चेतना, जैसे जैसे हम चेतन होने लगते हैं, हम अपने विचारों का चुनाव कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हर तरह के विचार हमारे पास आते हैं, और अगर गलत विचारों की तरफ बढ़ गए तो जीवन गलत दिशा में चला जाए। तो जब हम ज़्यादा चेतन होते हैं तो हम सही विचारों का, जिसको हम कहते हैं विवेक की शक्ति जागृत हो जाती है। ज़्यादा चेतन होने से हम सही और गलत को पहचान पाते हैं। तो स्व विचार हम अपने लिए चुन पाते हैं। और जब हमने सही विचार को पकड़ लिया है तो सही कर्म, यानी जो स्व कर्म है, जो हमारे काम हैं रोज़ के, वो अच्छे होने लगते हैं। एक बार हमारे डेली के काम अच्छे होने लगे, अच्छे रिजल्ट हमको देने लगे, तो जीवन जो है बदलता चला जाता है, और वही होने लगता है जो हम चाहते हैं जीवन से। आपने सही बताया कि हम शायद दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, जबकि समझना हमें स्वयं को है। हम स्वयं को समझेंगे तो स्वयं की, और स्वयं क्या है, हम आदतों से ही बने हुए हैं। तो इसमें कमलेश जी ये बताइए कि ऐसी कौन सी खास आदतें हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी मेमोरी पे प्रभाव डालती हैं? 3 तरह के खास चीज़ें हैं जिधर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जो हमारी पूरी मेमोरी और लर्निंग को प्रभावित करती हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं फूड साइकिल, जो भोजन हम ले रहे हैं, फूड साइकिल। दूसरा जिसे हम कहते हैं एनर्जी साइकिल, ऊर्जा चक्र। और तीसरा हम कहते हैं इमोशनल साइकिल, यानी कि जो भावनाओं का जो एक साइकिल है वो कैसे चलता है। फूड साइकिल की मैं बात करूं तो ये बहुत गहरा प्रभाव डालती है। हमारे प्राचीन मनीषी कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, और जैसा मन होता है वैसे ही विचार, फिर वैसे ही कर्म, और वो सारी श्रृंखला उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तो जो भोजन का चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमको करना रहता है। इसका हमारी पढ़ाई पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के जो प्रभाव हैं स्पष्ट तौर से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो ऊर्जा की बात है कि हमारी ऊर्जा का स्तर जो है वो कैसा है। दिन भर में आप देखिएगा कई बार ऊर्जा का स्तर हाई होता है तो उस समय आपको सब चीज़ें आसान लगती हैं, आपको अच्छा लगता है। और कई बार होता है कि ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है, उस समय जो भी चीज़ आप करते हैं आपको कठिन लगती है या करने का मन ही नहीं करता, आप सोचते हैं सो जाऊं, या कुछ स्किपिज्म आ जाता है, दूर चीज़ों से हटने लगते हैं। और तीसरा जिसको हम कहते हैं कि भावनात्मक साइकिल जो है वो चलती है। और भावनात्मक साइकिल से मेरा मतलब है, कई बार आपने महसूस किया होगा, कुछ दिन महीने में ऐसे होते हैं जब आपको लगता है ओह मैं तो पूरी दुनिया को बदल दूंगा, कुछ भी कर लूँगा, पूरे जीवन को बदल देना चाहता हूँ। मतलब हमें अपने आप को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा अंतः प्रेरणा होती है।
और फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, मैं कुछ खास नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे जो भाव हैं वो हम पे हावी रहते हैं। तो एक साइक्लिक वे में सकारात्मक ये एक चक्र जो है वो चलता है, चाहे वो भावनाओं का हो, चाहे वो ऊर्जा का हो, और जो खाना है उसका एक साइकिल है। अगर उस साइकिल की हमको गहरी समझ है, उसके हिसाब से हम अपने पढ़ाई के समय को और अपने पढ़ाई के तरीके को निश्चित करते हैं, तो हम अपनी मेमोरी की क्षमताओं का 10 गुना ज़्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हैं। दर्शकों, स्वज्ञान, स्वचेतना, स्वधारणा, स्वविचार, स्वकर्म, इनके माध्यम से कमलेश जी ने जो हमारा पूरे व्यक्तित्व को हमें खुद आत्मविश्लेषण कर जानने की जो तरीका बताया है, उसे हम सब कितना ही आसानी से स्वतः ही कर सकते हैं। उसके साथ साथ कमलेश जी ने बताया कि हमारा फूड साइकिल, हमारा एनर्जी साइकिल, हमारा इमोशनल साइकिल कितना हमें प्रभावित करता है, और हम चाहें तो इसे रेगुलेट भी कर सकते हैं, इसे चाहें तो अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हैं, इसको हम अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ करना बहुत आसान है, और हमें धीरे 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 हम जो चाहते हैं वो करने के लिए हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, या जो सक्सेस होना चाहते हैं, वो सभी अकेले नहीं, सबको लेके साथ चले तो हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं, पूरा देश बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना, मैं चला था तो आवाज़ देकर चला था तुझे, इस उम्मीद से कि तू भी मंजिल तक पहुंचेगा एक दिन। यानी हम जो भी लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो दूसरों को भी मोटिवेट करें, प्रेरित करें, उनको इंस्पायर करें और उन्हें भी आगे बढ़ाएं, तभी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। क्यों पुनीत? जब अभी कमलेश जी इतनी अच्छी बात बता रहे थे तो मेरा ध्यान तो दर्शकों के साथ लगा हुआ था कि एक एक्सरसाइज तो आपको भी बैठे बैठे मिल गई है। आप जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप अपने सेल्फ एनालिसिस शुरू कर सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके एक्शंस क्या हैं। तमाम बातें इस प्रोग्राम के दरमियान ही शुरू हो गई होंगी। जब मैं इस प्रोग्राम जब इन बातों को सुन रहा था तो साइमल्टेनियसली मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें एक साथ जाग गई और एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। मुझे यकीन है कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करते ही सबसे पहले इन सारी चीज़ों को कागज़ पर लिख लूँगा। और आप अपना आईना देख लीजिए, आप खुद को देख लीजिए, तो दुनिया को देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्पैन है अपने आप को जानना, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है। और ख़ुद के ऊपर जितना फोकस रहे, कंसंट्रेट किया, उतनी ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। हमारे अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं ना कि हम जो लोग जिन्होंने अपने जीवन में इन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ खास बात मैं कहना चाहता हूँ। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम स्टूडियो में ऐसे लोगों से मिलेंगे जो पंख लगाकर बहुत जल्दी विदेश की ओर उड़ने वाले हैं। स्टूडियो में हम स्वागत कर रहे हैं योगिता और कृतिका का। योगिता, आपने अभी BBA कंप्लीट किया है और जो बहुत जल्दी आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने वाली हैं। स्टूडियो में स्वागत है। आप अपने बारे में बताएं, किस तरह से आपने अपनी यात्रा शुरुआत की है और क्या किस मुकाम तक ले जाने की कोशिश है? मैं फ़िलहाल अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, और कंप्लीट करते ही वेकेशंस में मैं कमलेश सर से मिली और इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी और मुझे मेमोरी टेक्निक सिखाई। शुरू में पढ़ाई करना तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, कुछ लर्न नहीं होता था, इंटरेस्ट नहीं लगता था, तो मैं सोचती थी क्या करना है ये सब पढ़ाई करके। तो सर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझे सिखाया कि मेमोरी टेक्निक्स क्या होती हैं, जिनकी वजह से मुझे बहुत ही इजीली लर्न होने लग गया। तो अब मुझे से लगता है कि अगर ये टेक्निक्स मुझे पहले पता होती तो शायद मैं आज कुछ और ही कर रही होती, बट फिर भी अब मैं जब ये टेक्निक्स जान चुकी हूँ तो अब मैं इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि अब मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। कृतिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में बताएं, आपके क्या स्वप्न हैं और किस तरह से ये टेक्निक्स आपके उन सपनों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं? मैं शुरू से चाहती थी कि मैं एक मतलब विदेश जाऊं और अपने सपनों को पूरा करूं, लेकिन मुझ में मैं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी कि मैं ये सब कर सकूं। लेकिन कुछ ही टाइम पहले मैं कमलेश सर से मिली तो उन्होंने मुझे 5 SQR के बारे में, टेक्निक्स के बारे में समझाया। उसकी वजह से मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस आया और मैं बहुत ही गोल ओरिएंटेड हो गई। मैं पढ़ाई में रुचि दिखाने लगी और मेरी आदतें भी बदलने लगी। आज उसी के कारण मैं विदेश जा रही हूँ और उन्हीं टेक्निक्स को अपने साथ लेके जा रही हूँ, जिससे मैं अपने आगे के फ्यूचर और भी ब्राइट बना पाऊँ।
खुला आकाश की पूरी टीम की तरफ से हम ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप अपने जो भी ख्वाब हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, उन्हें अच्छे तरीके से पूरा करें। आपने कृतिका बहुत अच्छी बात कही, गोल की। हम में से हर व्यक्ति यात्रा कर रहा है, पर कुछ लोगों को मालूम होता है कि यात्रा किस जगह के लिए कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ चल रहे होते हैं। यात्रा में आपका गंतव्य आपको पता होता है, और चलने और यात्रा का बहुत बड़ा फ़र्क है। बड़ी खुशी की बात है कि आपने उम्र के इस पड़ाव पर आपने अपना गोल चुन लिया, आपने गोल की बात कही, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा, अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दर्शक कुछ दिमाग में कुछ बहुत देर से कौंध रहा होगा उनके बिल्कुल कि जाहिर है पुनीत, जैसे जैसे हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा जानते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारे स्टूडियो में आए दर्शक जो बहुत देर से बड़े धैर्य से हमारी बातें सुन रहे हैं, बहुत जिज्ञासा है उन्हें कुछ जानने की और कुछ पूछने की। तो कमलेश जी, आप तैयार हैं? हमारे दर्शक तैयार हैं अपने सवालों के साथ? जी बिल्कुल। मुझे ये जानना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा समय सबसे उचित है। जैसा हमने अभी बात की थी फूड साइकिल के बारे में और एनर्जी साइकिल के बारे में, मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना जो खाने का जो रूटीन है, जैसे अगर खाने के तुरंत बाद आप कई बार पढ़ने बैठ जाते हैं तो होता क्या है कि सारा का सारा जो ब्लड रहता है वो स्टमक में चला जाता है, और उस समय आपको जो है कुछ भी याद नहीं होता और चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो जब भी अपना टाइम टेबल बनाएं, ये देखें कि खाना खाने से 1.5 घंटे बाद में आप अपनी पढ़ाई को शुरू करें या उससे पहले शुरू करें। और अगर आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और आप 1.5 घंटे का गैप नहीं रख सकते, तो जो खाना आप ले रहे हैं वो थोड़ा कम मात्रा में आप लें। साथ ही साथ जो सुबह का जो समय होता है, स्पेशली डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति का ऊर्जा स्तर जो है वो कैसा है। अगर आपको सुबह के समय अपने ऊर्जा स्तर को मतलब हाई महसूस करते हैं तो आपके लिए वो समय बेहतर है पढ़ाई के लिए। और अगर आपको लगता है सायंकाल में उस समय आपका ऊर्जा स्तर अच्छा रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने समय का जो है अगर आप चुनाव करेंगे तो बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को याद रख पाएंगे। सर, मेरा बेटा 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वो थोड़ी सी 10-15 मिनट पढ़ा और उसके बाद में जो है उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, वो लगातार अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लगातार अपनी स्टडी 2-3 घंटे लगातार पढ़े, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे 2-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करें, पर अगर आप इसका वैज्ञानिक पक्ष देखें तो ये गलत चीज़ है जो हम बच्चों पे लाना चाहते हैं। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं करना कि बच्चे को हम 2-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाएं, क्योंकि ये अवैज्ञानिक है। कोई भी चीज़ अगर हमें अच्छे से याद रखनी है तो लगातार 2-3 घंटे बैठ के पढ़ने के बजाय अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें, 20 मिनट, फिर 5-7 मिनट का ब्रेक लेके फिर अगले 20 मिनट, तो अगर आप गैप्स में अपने बच्चे को पढ़ाओगे, थोड़ा थोड़ा उसको हंसी मजाक भी चले बीच में और हल्के फुल्के तरीके से उसको पढ़ाओगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में, एक साथ कोशिश मत करो कि वो 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करे। अगर आप ये प्रयास करेंगे तो थोड़े समय बाद वो इतना तनाव महसूस करेगा कि पढ़ाई से उसका मन ही उचट जाएगा। तो ये प्रयास तो जितने भी हमारे अभिभावक या जो दर्शक, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें, 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो ना, वो छोटे छोटे गैप्स में उनको पढ़ाओ, उससे ज़्यादा याद होगा, बेहतर समझ में आएगा और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। सर जी, आपने बताया कि जो एनर्जी साइकिल है तो बच्चे महसूस करते हैं, कुछ समय तो बच्चे इतने उत्साहित होते हैं, आधे घंटे बाद फिर, क्योंकि मैं टीचर हूँ, जो बच्चों को देखता हूँ तो बच्चे सुबह सुबह बहुत उत्साहित होते हैं, जब इंटरवल बाद आता है उसके बाद बच्चे काफ़ी एक्टिव नहीं होते। इसका क्या कारण है सर? देखिए, वो वापस वही बात कि एक्टिव बच्चे क्यों नहीं होते हैं। अगर आप स्कूल के क्रम की बात देखें अपन, तो लगातार बच्चे को 7-8 घंटे उसी एक पोस्चर में लगातार बैठना होता है। तो अभी वैसे अगले जो एपिसोड में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि ये जो 3 तरह की साइकिल्स हैं, फूड साइकिल है, एनर्जी साइकिल है और जो इमोशनल साइकिल है, इनको अगर ताकतवर बनाना है तो क्या कदम उठाने चाहिए और उसके लिए क्या क्या सूत्र हैं, तो बहुत विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे कहूँ, अगर आप छोटी मोटी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों से करा दें, जैसे हम हर बार जब ये प्रोग्राम शुरू होता है तो खास तरह की ताली के साथ हम इसको शुरू करते हैं, तो वो एक तरह की गतिविधि है जो हमारे ऊर्जा के स्तर को एक बार बढ़ा देती है। तो क्लास में बच्चों को आप कोई भी अगर इस तरह की थोड़ी सी एक्टिविटी जिससे आप एक बार पढ़ाई से दूर ले जाओ और वापस ले आओ, तो वो रिचार्ज हो जाते हैं और बेहतर कर पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मैंने कई कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं,
पर मैं उसमें कहीं पास नहीं हो पाता हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उसमें सफल हूँ? बहुत बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जब आप सफलता चाहते हैं तो उसका जो सबसे पहला पड़ाव है वो वहीं से शुरू होता है, स्व ज्ञान से। जैसे अभी हमने चर्चा की, आपने कहा मैं सफल नहीं हो पाता हूँ, तो आपको अगर तो ये बात अंदर बैठ गई है कि मैं सफल नहीं हो पाता हूँ, तो सबसे पहले तो उसको हटाओ। मैं सफल नहीं हो पाता हूँ ऐसी बात नहीं है, अब तक मैंने जो प्रयास किया है उस प्रयास में कुछ कमजोरी रही होगी, मेरी तैयारी में कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रही होगी। अक्सर जब हम ये कहते हैं ना कि मैं हार गया, मैं फेल हो गया, तो गड़बड़ है। हाँ, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसा हुआ, उसका जो भी परिणाम रहा, पर वो वहीं तक उसको सीमित रखें, उसे अपने से ना जोड़ें, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपने आप को एहसास कराएं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते भी हैं कि जो इंसान है वो ईश्वर का अंश है। क्यों कहते हैं हमारे मनीषी ये बात? ईश्वर का अंश होने का मतलब है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो स्व ज्ञान की जो प्रक्रिया के बारे में हमने अभी चर्चा की, कि अपनी शक्तियों को महसूस करो, हर पल महसूस करो कि जो भी आप परीक्षा में आप बनना चाहते हो, जो पास करना चाहते हो, महसूस करो कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। ये भाव आपके मन में अगर पैदा हो गया तो आपके लिए जो सफलता है आसान हो जाएगी। मतलब 60% वर्क इज डन, इस भाव को पैदा करते ही 60% सफलता सुनिश्चित है। उसके बाद अपनी जो रणनीति है, मेमोरी टेक्निक्स हैं, पढ़ाई का तरीका, जो हम पूरा 5SQR सिस्टम है वो उसमें और लगाएंगे तो सफलता आपको सुनिश्चित हो जाएगी। कमलेश जी, आपने सॉलिडिफिकेशन आदतों के निर्माण की जो प्रक्रिया हमें बताई है, जाहिर है उससे हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, वो दोबारा आप उनके लिए ये चीज़ दोहराएंगे तो शायद वो और अच्छे से उसको काफ़ी समय तक रिटेन कर पाएंगे। जी बिल्कुल अनुपमा जी। और मैं यहाँ दर्शकों को कहना चाहता हूँ, बस कुछ सरल सी चीज़ें वो पकड़ें। जैसे स्वज्ञान की बात की तो एक लंबी लिस्ट बनाएं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, क्या वो पूरा अपने बारे में लिखें। इसी तरह स्वधारणा, मेरे जीवन के क्या उद्देश्य और लक्ष्य, पूरा एक सूची उस पर तैयार करें। स्वचेतना, मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो चेतना है, वो कितना मैं अपने आप को सक्रिय महसूस करता हूँ, कब महसूस करता हूँ, उसको बाकायदा लिखें अपनी डायरी में, नोटबुक में। स्व विचार, मेरे विचार किधर जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उन पर लगातार रखें और उसको बाकायदा रिकॉर्ड रखें कि हाँ ये ऐसे चल रहे हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये वाले जो है दूसरे वाले विचार हैं जो मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरह से जो कर्म की बात की अपन ने, स्वकर्म, कि मेरे जो काम हो रहे हैं, दिन भर मैंने जो काम किया, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्या और ज़्यादा होना चाहिए था, अगर हाँ तो कैसे होना चाहिए था। तो ये जब कर्म पे नज़र रखते हैं तो स्वविचार पैदा होगा, स्वविचार पैदा होगा तो धीरे धीरे आपकी चेतना बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी तो आप बेहतर चीज़ों को धारण कर पाओगे और आप अपनी भीतरी शक्तियों को और अधिक समझ पाओगे और उनकी तरफ उनको हासिल करने की तरफ, सफलता को हासिल करने की तरफ ज़्यादा ताकत के साथ बढ़ पाओगे। मेरे सपनों का खुला आकाश, मेरे हौसलों का खुला आकाश, एक इशारा है खुला आकाश, एक वादा है खुला आकाश, सिर्फ रास्ता ही नहीं मंजिल है खुला आकाश, एक उड़ान भरी है मैंने, मुझे थामे है खुला आकाश। आपने इस प्रोग्राम को लगातार देखा है तो आपकी भी एक आदत बन चुकी है और एक और आदत की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो है ख़त लिखना। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आपके सुझाव, आपके सजेशंस जो भी हैं, हमें एक चिट्ठी के ज़रिए लिखें और उसके लिए हमारा पता नोट करें। प्रोग्राम खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश, याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।